नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग पत्राचार एवं पत्र लेखन, जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा और लोक सेवा आयोग की जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं सभी में पत्र लेखन आपसे पूछा जाता है। तो पत्र लेखन में सरकारी पत्र की संरचना किस प्रकार से की जाती है, उसका आदर्श प्रारूप क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, ये हम देखने जा रहे हैं। और ये वीडियो हमारे जो समीक्षा अधिकारी का हमारा डेडिकेशन बैच है जिसकी अनाउंसमेंट की थी उसमें उसी से लिया हुआ है। ये दूसरा वीडियो है उसमें। और आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि डेडिकेशन बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, इसमें एडमिशन ओपन है और काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, आप सभी जानते हैं। और इस 2 महीने के समय में समीक्षा अधिकारी मेंस का पूरा सिलेबस करना अपने आप में एक चुनौती है और इस चुनौती को हमने एक्सेप्ट करते हुए ये कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप RO मेंस लिखकर 9506742546 पर कॉल कर लीजिए। वैसे तो हमने कहा था कि 21 तारीख से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने 3 दिन पहले ही बैच शुरू कर दिया है। इसका कैसे इसमें क्या क्या कोर्स की संरचना है, जल्दी से इसको देख लीजिए। सामान्य अध्ययन और हिंदी यानी जीएस और हिंदी जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसके लिए हम 10 टेस्ट सीरीज देंगे और ये परीक्षा से 1 महीने पहले ठीक आपको दी जाएगी। इसके अलावा हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको हम वीडियोस के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से भी कवर करेंगे। करंट अफेयर्स जो जीएस का एक अहम पार्ट है, इसके लिए हम डिकोड एग्ज़ाम की जो मंथली ई बुक्स हैं जनवरी से लेके और एग्ज़ाम की डेट के पहले तक का जो भी अवेलेबल होगा सब दे देंगे। पत्राचार, पत्र की सारणी लेखन यानी पत्र लेखन हेतु वीडियो लेक्चर्स जिसका आप एक डेमो देखने जा रहे हैं, और प्लस पीडीएफ में संपूर्ण नोट्स जिसमें सरकारी पत्रों के ओरिजिनल उदाहरण भी दिए हुए हैं। प्रारूप तो बना ही है, किस तरह से प्रारूप लिखना है सब कुछ समझा कर, और साथ में होमवर्क भी हर वीडियो में दिया जाता है जिससे आप उसको प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन कराया जाता है उसका। फिर पारिभाषिक शब्दावली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में हम वीडियो लेक्चर्स देंगे और पीडीएफ नोट्स देंगे। और ये वीडियो लेक्चर्स हमारे पीयूष सर हैं जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, हिंदी वोकैबुलरी और इंग्लिश वोकैबुलरी के एक्सपर्ट हैं। आप उनका भी एक डेमो वीडियो ज़रूर आपको मिलेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट। कंप्यूटर के लिए हमने स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया है, नूरुस सर जो खुद पीजी कंप्यूटर साइंस में है, उनके द्वारा वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स दी जाएगी। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, इसमें विलोम, वर्तनी, वाक शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी मेरे द्वारा स्वयं आपको दिया जाएगा। और इसमें चूंकि ये रिवीजन का मैटर है इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और नोट्स आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हिंदी निबंध लेखन जो 120 नंबर का आपका है, इसमें सभी खंडों से 2-2 हम आदर्श निबंध देंगे, निबंध की प्रैक्टिस कराएंगे कैसे कराई जाती है, और आपके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे आपकी हम प्रैक्टिस कराकर कॉपी भी चेक करेंगे। और जितना भी हिंदी का पोर्शन है वोकैबुलरी को और कंप्यूटर को छोड़कर वो सभी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। और 2 महीने में हम आपके एग्ज़ाम के पहले ये कोर्स हर हाल में ख़त्म करते हैं, ये भी हमारा कमिटमेंट है। तो आप चलिए इसको देखिए आप और अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय बहुत कम बचा है। तो आपको RO मेंस लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से 9506742546 पर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पत्र लेखन की दूसरी कक्षा में आज हम लोग शासनादेश के बारे में पढ़ेंगे। पहले परिचयात्मक लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन औपचारिक तरीके का, अनौपचारिक तरीके का, 2 तरीका पत्र लेखन हम लोगों ने समझा। उसके आवश्यक अंग क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, सरकारी पत्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, उसका क्या प्रकार होता है, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग सीधा सीधा जो आपका प्रश्न आता है कि शासनादेश क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसका बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में उसकी ड्राफ्टिंग का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पत्र होते हैं उसमें एक सेट पैटर्न में संबोधन भी किया जाता है। सरकारी पत्रों में अलग होता है, अर्थशासकीय पत्रों में अलग होता है, शासनादेश में अलग होता है।
तो किस तरह का किसे संबोधन किया जाता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे महोदय और श्रीमान, ये जो है अधिकारियों के लिए किया जाता है। प्रिय महोदय, महानुभाव, ये गैर अधिकारी व्यक्तियों और समूहों के लिए किया जाता है। महानुभाव, महोदय वृंद, ये व्यावसायिक संस्थाओं में, जो पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कॉमर्शियल लेटर या बिजनेस लेटर जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है अगर हम किसी बिजनेस फर्म को संबोधित कर रहे हैं तो हम महोदय वृंद या महानुभाव लिख सकते हैं। महोदया शब्द स्त्रीलिंग है, आप जानते हैं, महिला अधिकारियों के लिए जो है संबोधन होगा। प्रिय श्री, प्रिय वर, प्रिय डॉक्टर साहब, प्रिय इंजीनियर साहब, इस तरह के शब्द हम किस में लिखते हैं? ये हम अर्ध सरकारी पत्रों में लिखते हैं, जिसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर कहते हैं, उसमें हम ये लिखते हैं। श्रीयुत, ये भी शब्द जो है अर्ध सरकारी पत्र या डीओ में ही लिखा जाता है। भावदीय, ये अभिनिवेदन होता है, यानी स्वयं जो लेखक होता है उसका परिचय कराने के लिए, तो इसको स्वसंबोधन भी कहते हैं। ये सरकारी पत्रों में सबसे कॉमन तरीके से यही यूज होता है। आपका विश्वसनीय, आपका विश्वासभाजन, ये भी जो है अभिनिवेदन के रूप में जो है सरकारी पत्रों में प्रयोग होता है, और विशेषकर जो है अर्ध सरकारी पत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई कि कैसे किसका जो है संबोधन होता है, लेकिन जब हम विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट पत्रों को पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या विशिष्ट जो है उस पत्र में हम संबोधन कर रहे हैं, स्वनिर्देशन कर रहे हैं, वो सब जो है वहाँ पर देखेंगे। तो शासकीय पत्र की संरचना, ये भी क्वेश्चन आता है कि शासकीय पत्र के क्या भाग होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका प्रारूप बनाकर जो है दिखाइए। तो शासकीय पत्र में जो है संरचना क्या होती है? अगर हम शासकीय पत्र को गौर से देखें तो इसके मुख्य 5 भाग होते हैं। इन्हीं 5 भागों को हमको समझना है, क्योंकि हमको जब इसका प्रारूप बनाना है तो ये 5 भाग हमको अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या होता है? सरकारी पत्र में सबसे ऊपर सबसे पहला भाग होता है पत्रांक। पत्रांक वाला जो भाग होता है, जो पत्र से संबंधित जो है डिटेल्स होती हैं, जैसे कि पत्र संख्या यानी लेटर नंबर, किस अनुभाग के द्वारा वो पत्र लिखा जा रहा है, वर्ष क्या है, तिथि क्या है, स्थान क्या है जहां से वो पत्र लिखा जा रहा है, ये पत्रांक हो गया। अभी हम आगे जब इसको देखेंगे ओरिजिनल लेटर पे तो आप जो है और अच्छे समझ पाएंगे। दूसरा जो भाग होता है सरकारी पत्र का, वो संबोधन और विषय होता है। संबोधन यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता का जो संबोधन होता है, तो प्रेषक, प्रेषित, और विषय क्या है, पत्र अगर है तो उसका कोई विषय क्या है, और ये विशेषकर शासनादेश में ही होगा, क्योंकि अगर आप जो है अधिसूचना की बात करें तो उसमें कोई विषय नहीं होता है। कई सारे पत्र हैं जिनमें विषय लिखा ही नहीं जाता है, जिसमें प्रेषक और सेवा में लिखा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो है जीओ के लिए हो रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर या शासनादेश के लिए हो रही है। तो संबोधन और विषय में प्रेषक, प्रेषित, विषय और संबोधन आ जाएगा। अब आता है लेटर का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग। इसमें प्रसंग एवं भूमिका पहले पैरा में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम पुराना कोई लेटर है या किसी चीज़ के बारे में बात शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक जो है वर्तमान संदर्भ ले लेते हैं। अभी टिड्डी का हमला हुआ था, आप लोगों ने देखा जो है पाकिस्तान से होते हुए टिड्डी दल जो है भारत में भी आया। पहले तो ये बॉर्डर में जो है पंजाब हरियाणा तक ही सीमित रहता था, इस बार तो जो है पूरे देश में जो है टिड्डियों ने जो है दौरा किया और सब जगह से गुजरा। कई जगह नुकसान भी हुआ, कई जगह सतर्कता से बचाया जा चुका। तो अगर हमको इसके बारे में एक लेटर लिखना है, मान लीजिए आप जो है कहीं पर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मान लीजिए आप प्रमुख सचिव हैं किसी विभाग के, और आप जो है सभी जिले में सभी डीएम को सावधान करने जा रहे हैं कि आपको एक इनपुट मिला है, कहाँ से? मौसम विभाग से इनपुट मिला है कि टिड्डियों का हमला होने की संभावना है इतने सारे जिलों में उत्तर प्रदेश के। तो आप जो है उसके लिए क्या प्रसंग लिखेंगे? विषय तो ये हो गया कि टिड्डी से हमले, टिड्डी दल के हमले से बचाव और राहत कार्य किए जाने के संबंध में, ये विषय हो गया। सिंपल सामने उस पत्र का विषय ये लिख दिया, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे क्या? जैसे हमको जिलाधिकारी को लिखना है, एक साथ मान लीजिए जो है 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलाधिकारी को लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर
हम देखेंगे तो प्रेषक तो जो है, प्रेषक हो गया कि जो है XYZ हम लिख देते हैं। मान लीजिए प्रमुख सचिव के द्वारा लिखा जा रहा है तो प्रेषक प्रमुख सचिव हो गए। सेवा में जो हम लिखते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, समस्त जिलाधिकारी। जहां पर एक साथ एक पद के सभी लोगों को संबोधित करना होता है वहां पर हम शब्द लेते हैं समस्त, समस्त जिलाधिकारी। क्योंकि जिला, इससे क्या हो जाएगा, आपको जिलों के नाम नहीं लिखने हैं, सारे जिले इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। समस्त जिलाधिकारी हमने लिख दिया। विषय आ गया कि टिड्डी दल के हमले के बारे में पूर्व से तैयारी किए जाने के संबंध में इत्यादि जो भी आप विषय लिखना चाहें। उसके बाद जो है महोदय, महोदय लिखा जाएगा। विषय के बाद पत्रांक और दिनांक भी लिखा जाएगा, वो भी सब आगे हम देखेंगे। यहाँ पर हम केवल प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। तो महोदय के बाद आप शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे आप जो है कि मौसम विभाग भारत सरकार के द्वारा अपने पत्र संख्या, अब उनका जो पत्र आया है उसके बारे में लिख देंगे। आप काल्पनिक लेटर लिख रहे हैं तो कुछ भी पत्र संख्या लिख दीजिए। पत्र संख्या के द्वारा सूचित कराया गया है या अवगत कराया गया है कि पाकिस्तान बॉर्डर से चलने वाला टिड्डी दल अब उत्तर प्रदेश राज्य के भी तरफ बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में टिड्डी दल के हमले की संभावना बनी हुई है और पूरे प्रदेश में भी कई अन्य जिलों में टिड्डी दल का आक्रमण हो सकता है। इस संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश शब्द का प्रयोग जो है नहीं करते, निर्देश का प्रयोग करते हैं। आपने सरकारी पत्र देखे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि आप शासनादेश.com से कई सारे जो है पत्र डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए तो भाषा शैली से परिचित हो जाएंगे। तो निर्देश शब्द का प्रयोग होता है। निर्देश मतलब डायरेक्शन। आई एम डायरेक्टेड टू हियर, मैं ये कहने का मुझे निर्देश हुआ है कि, अब क्या निर्देश हुआ है कि आप अपने जिले में टिड्डी दल के संभावित हमले को रोकने के लिए, उससे बचाव करने के लिए अग्रिम आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसे सबसे ऊंची प्राथमिकता, अब जो है हमको संक्षेपण भी करना है क्योंकि पत्र का हमने बात की थी कि जो बड़े शब्द हैं उनको कम से कम शब्दों में, यानी संक्षिप्तीकरण उसका जरूरी है। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता को क्या हम लिख देंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता, तथा इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया जाना अपेक्षित है। और इसके संदर्भ में जो भारत सरकार से मुझे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो इस पत्र के साथ संलग्न करके आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है। ये बन गया हमारा लेटर का ड्राफ्ट। इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज को यूज करके हम जो है ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये हमारी प्रसंग या भूमिका है। जब हम लेटर की शुरुआत करते हैं उसके पीछे हम कुछ बैकग्राउंड से जो है परिचय कराते हैं अगले व्यक्ति का, जो वो पढ़ रहा है। अगला व्यक्ति भी एक अधिकारी है, एक सरकारी प्राधिकारी है, तो उसको जो है कुछ बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो किस संदर्भ में, उसका प्रसंग क्या है। तो प्रसंग को जो है हमने परिचित कराया। फिर हम तथ्य और कारणों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर तथ्य हमने बता दिया। तथ्य क्या बताया हमने इस लेटर में कि भारत सरकार के मौसम विभाग ने यह सूचना दी है कि टिड्डी दल का हमला उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उसका जो है तथ्य कारण दोनों यहां पर हो गया। अब तर्क और निष्कर्ष और परिसमाप्ति। तो यहां पर जो है तर्क ये है कि भले ही जो है भारत सरकार ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये हमला जो है ज्यादा संभावित है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी हमला हो सकता है। तो इसलिए जितने 75 के 75 जिले हैं उन सभी को अलर्ट पे रहना चाहिए और पहले से जो बचाव के लिए, राहत के लिए जो तैयारी है वो पहले से करके रखें। और इसी तरह से परिसमाप्ति में हमने क्या लिखा, ये बात हो गई, क्या हमने अपेक्षा की। अब इसका अगला भाग आ गया पत्र का, उसको हम निर्देश, अनुरोध, निष्कर्ष और समापन कहेंगे। तो निर्देश, अनुरोध, निष्कर्ष, समापन। अब इसी लेटर को चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, समापन किस तरह से कर रहे हैं।
तो मुख्य सचिव ने कहा, या प्रमुख सचिव जिसने भी पत्र लिखा है, उसने जिलाधिकारियों से कहा कि आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो है टिड्डी दल के संभावित हमले को ध्यान में रखते हुए जिले में जो भी यथावश्यक कार्रवाई है उसको कराइए और जन सामान्य को सूचित करिए। साथ में इसका व्यापक रूप से किस प्रकार से बचाव किसान लोग कर सकते हैं उसके बारे में अपने स्तर से पूरे जनपद में दिशा निर्देश जारी करें, जिससे इस संभावित हमले से कम नुकसान होने पाए। तो ये जो है हमने बात पूरी जो है कर दी। इसमें निर्देश भी आ गया, हमने निर्देशित कर दिया जिलाधिकारियों को। हमने अनुरोध भी कर लिया, एक तरह से अनुरोध ही होता है, सरकारी में जो है कोई किसी का जो है बॉस नहीं होता है, सब जो है जो भी भाषा शैली होती है वो अनुरोधात्मक ही होती है। निष्कर्ष निकाल दिया कि कम से कम जो है उसमें हानि हो सके। अब पृष्ठांकन, मान लीजिए जिलाधिकारियों को हमने पत्र भेजा है, साथ में जो है वो हम चाहते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग हैं या कृषि विभाग है या जितने भी उससे संबंधित अन्य विभाग हैं, अग्निशमन विभाग है, पुलिस गृह विभाग है, तो इनके भी प्रमुख सचिव को पता चल जाए कि ऐसी संभावना है, तो वो भी अपने स्तर से कुछ ना कुछ अलर्टनेस की कार्रवाई कर लें। तो पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट इसलिए किया जाता है, मुख्य रूप से लिखा किसी और को जाता है, लेकिन पृष्ठांकन जो है किसी और को जो है किया जाता है जिनसे वो संबंधित हो, जिनसे उसकी जो है कार्रवाई जो है संबंधित हो। अब जो हमने देखा उसको यहाँ पर जो है देखते हैं। ये एक शासनादेश है जो शासनादेश.com से ही डाउनलोड किया गया है, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और आप उससे ही जो है पढ़िए। उत्तर प्रदेश के सभी शासनादेश उसमें वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं, भाग पे चर्चा करते हैं। जो हमने 5 भाग देखे वो 5 भाग इसमें से कौन कौन से हैं। आपको ये स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको जो है थोड़ा आपको कोशिश करता हूं कि आप जो है इसको बड़ा करके देख सकें। तो शुरुआत कहाँ से होती है, ये देखिए सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या है, पत्र संख्या है, और यहाँ पर आते हैं हम जो है, तो अभी जो है वो छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पर अनुभाग का नाम लिखा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2। इधर क्या है, इधर स्थान लिखा है लखनऊ, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला भाग हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर संबोधन वाला है। प्रेषक कौन है इसमें, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में उन्होंने एक को न लिख के कई लोगों को लिखा है, तो ये सेवा में जो 5 लोगों को लिखा है उसमें 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर लिख दिया गया। ये हो गया। अब आ गया विषय। विषय यहाँ पर लिखा है जेम पोर्टल के कार्यान्वयन हेतु गठित उत्तर प्रदेश GOTT.-PMO हेतु नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित किए जाने के संबंध में, ठीक है। अब पत्र का मुख्य भाग आ गया। प्रसंग, जो हमने बात की थी ना, प्रसंग या बैकग्राउंड क्या होता है, तो इन्होंने क्या बैकग्राउंड दिया, महोदय के बाद अवगत ही है कि शासनादेश संख्या सो एंड सो डेट सो एंड सो के द्वारा समस्त शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है, एवं शासनादेश सो एंड सो डेटेड सो एंड सो द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश GOTT-PMO का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी जेम पोर्टल के कार्य के लिए नामित किया जाना आवश्यक है। अब इन्होंने यहाँ पर पूरा जो है प्रसंग लिख दिया कि जो हम बातचीत कर रहे हैं वो किस संदर्भ में, उसका संदर्भ यहाँ पर बता दिया गया कि इस तरह से पहले जो है शासनादेश जारी हुआ था, उस शासनादेश में ये व्यवस्था की गई थी। अब उसके बाद मुख्य बात आ गई कि इसमें क्या अवगत कराना है, अवगत कराना है कि तद क्रम में आपके विभाग द्वारा नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित नहीं किए गए हैं। मतलब अब जो है मूल मुद्दा आ गया कि ये व्यवस्था सरकार ने की थी, लेकिन आपके स्तर से ये व्यवस्था नहीं की गई। पैरा चेंज हो गया। जो पैरा की हमने बात की थी
कि पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला पैरा जो होता है वो इसको यहाँ पर महोदय के बाद से ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वन कभी नहीं लिखते हैं। कुछ सूरत में 1 2 लिखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर रनिंग मैटर जो है अवगत ही है या मुझे या कहने का निर्देश हुआ है, इस तरह से शुरुआत हो रही है पत्र की, तो वो ऑटोमेटिक 1 मान लिया जाएगा, वहां 1 लिखा नहीं जाएगा, हमेशा 2 लिखा जाता है सीधे। ये देखिए 2 लिखा हुआ है। अब यहां पर जो है दूसरे पैरा में इसका निष्कर्ष, अनुरोध, निर्देश सब इसमें आ जाएगा। क्या? अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों उपक्रमों के उत्तर प्रदेश जीओटीटी पीएमओ हेतु एक नोडल अधिकारी व एक टेक्निकल कर्मचारी को नामित करने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर जो है निष्कर्ष हो गया और उन्होंने एक निर्देश दे दिया कि आप जो है अपने अधीन जो विभाग हैं, जो उपक्रम है, उसमें जो है एक एक कर्मचारी और अधिकारी को जो है नामित करने का कष्ट करें। यहाँ पर भेजने वाले का जो है भौदीय करके नाम लिख गया, उनका अपर मुख्य सचिव लिख गया और नाम यहाँ पर ब्रैकेट में होता है, लेकिन ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली जारी हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ जारी हुई है, इसमें साइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको ब्रैकेट में नहीं किया गया है। तो ये हो गया एक प्रारूप। अभी हम एक और प्रारूप देखेंगे, फिर हम इसके कैसे ड्राफ्टिंग करनी है उस पर चर्चा करेंगे। एक और देख लेते हैं, ये दूसरा हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें पृष्ठांकन है। अभी आपके दिमाग में पृष्ठांकन वाली बात नहीं होगी कि आखिर इंडोर्समेंट होता क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें हम पूरा लेटर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इसमें पृष्ठांकन को समझ लेते हैं। तो इसमें जो है, चलिए थोड़ा सा इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। ये लेटर हो गया हमारा। सबसे ऊपर तो यहाँ पर देख लीजिए, शासनादेश जो होता है उसमें टॉप कॉर्नर पर जो है क्या लिखा होता है, संख्या करके जो है पूरा जो है पत्र संख्या लिखी जाती है। इसी तरह से आपको भी अभी जब प्रारूप की हम प्रैक्टिस करेंगे लिखना होगा। इधर क्या होता है, प्रेषक, प्रेषक और सेवा में हमने लिख दिया। उसके बाद जिस अनुभाग से इसको जारी किया जाता है उस अनुभाग का नाम लिखा जाता है। आप जब ड्राफ्ट बनाएंगे तो आप अनुभाग लिख के डॉट 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 करके उसको छोड़ देंगे। उसके बाद लखनऊ, क्योंकि ज़्यादातर जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ में है, लखनऊ राजधानी है, तो अधिकांश लेटरों में जो है लखनऊ आपको लिखा मिलेगा। उसके बाद दिनांक 9 अक्टूबर 2020 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर विषय आ जाता है उसके ठीक नीचे। विषय जो है संक्षिप्त रूप से यहाँ लिख दिया जाता है, महोदय करके शुरुआत होती है। अब यहाँ पर जो है पहले पैरा में क्या किया, रेफरेंस दिया गया है एक पुराने लेटर का, ठीक है। दूसरे में जो है उसके बारे में बाकी चीज़ें लिखी गई हैं और इस तरह से यहाँ पर लास्ट में लेटर को कंक्लूड कर दिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कभी भी हमेशा कष्ट करें शब्द लिखा जाता है, कभी ये नहीं लिखा जाता है कि कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि चाहे बड़ा कितना भी बड़ा हो, वो मुख्य सचिव हो और जिलाधिकारी को लिख रहा हो, लेकिन वो जो है बिल्कुल जो ऑर्डर वाली शैली होती है, आदेशात्मक भाषा जो है, स्ट्रिक्ट भाषा का प्रयोग उसमें पत्र में नहीं किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर भौदीय करके ये बिल्कुल सही दिया हुआ, भौदीय के बाद डैश कॉमा लगा दिया था, उसका ये नाम लिख दिया गया ब्रैकेट में और जो है पद का नाम लिख के उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा दिया गया। ये बिल्कुल ठीक से लिखा हुआ है, यही आपको भी फॉलो करना है। अब इसके बाद जो है ये जब हम पृष्ठांकन करते हैं, एक पत्र संख्या तो हमने यहां पर लिखा, ये एक पत्र संख्या लिखा, उसके बाद जो है उसी से लगभग मिलता जुलता, क्योंकि ये पत्र संख्या आता कहां से, सचिवालय में या किसी भी सरकारी विभाग में हर फाइल, जो भी फाइल पर जो है पत्राचार होता है उसका एक विशेष नंबर होता है। तो ये 84/2020/2081 1E2 13 ये सब जो है उसके जो है पत्र जो है फाइल के नंबर होते हैं, और जो ये आखिरी में डाला जाता है, जैसे 2081-1 लिखा है, ये जो है जो डिस्पैच करने वाला व्यक्ति होता है ये हाथ से लिखता है। तो शुरुआत का जो है उस फाइल का संख्या हमेशा ये रहेगी, बाद का बदलता रहता है। खैर यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
अब मान लीजिए इसी पत्र की कॉपी, ये जिलाधिकारी लखनऊ को लिखा गया है, या देख रहे हैं आप, जिलाधिकारी लखनऊ को लिखा गया है, लेकिन इसमें आवश्यकता ये है कि ये किसी और से भी संबंधित है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पृष्ठांकन करेंगे उसको। पृष्ठांकन में क्या लिखते हैं, जिस तरह से वहाँ पत्र संख्या लिखा हमने उस तरह से यहाँ भी संख्या लिखा, आगे जो है पूरा वो लिखा। और अगर सेम डेट को भेजा जा रहा है, ये कब भेजा गया है, ये 9 अक्टूबर को भेजा गया है। और अगर नीचे जिनको भेजा जा रहा है, जिस अधिकारी को नीचे ये पृष्ठांकित किया जा रहा है, अगर उसी डेट में है, 9 अक्टूबर को ही है, तब सिंपल सा जो है तद दिनांक लिख देते हैं। यानी जैसा कि ऊपर दिनांक है वैसा ही नीचे दिनांक है, डेट एक ही है। तो वहां पर दोबारा जो है 9 अक्टूबर 2020 ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली जो है संख्या और यहाँ पर तद दिनांक लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रतिलिपि, क्योंकि ये क्या है, इंडोर्समेंट में हम इसी लेटर की एक कॉपी किसको भेज रहे हैं, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भेज रहे हैं। तो अब उनको भेज रहे हैं, उसमें जो भी लिखना हो कि किस संदर्भ भेज रहे हैं और किस लिए भेज रहे हैं, तो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उसके बाद नीचे जो है फिर से जो है जो उसको पृष्ठांकित करने वाला अधिकारी है उसका जो है नाम और सिग्नेचर, और वहाँ पर आज्ञा से लिखा जाता है। ऊपर जो है भौदीय लिखा जाता है। हमेशा थोड़ा सा ये बारीकियों को ध्यान रखिएगा। अगर पृष्ठांकन करते हैं तो नीचे आज्ञा से लिख के आता है और ऊपर भौदीय लिख के आता है। दोनों जगह एक ही, मतलब भौदीय नहीं लिखा जाता है। जिसको मेन लेटर लिखते हैं उस समय जो है हम स्वनिर्देशन में भौदीय लिखते हैं, और जब उसका पृष्ठांकन करते हैं तो हम आज्ञा से लिखते हैं। अब मुझे लगता है कुछ स्पष्टता जो है आपके मन में आ गई होगी कि शासनादेश क्या होता है। तो जो हमने पीछे लेटर दिखाया उसको यहाँ पर जो है हमने जो है बड़ा किया है, जिससे आप इसकी कुछ बारीकियों को समझ सकें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम जो है जब ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखा है, लेकिन ये जो अंडरलाइन किया है ये जरूरी नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप भी अंडरलाइन करें, ठीक है। आप संख्या लिखिए, पूरा जो है लिख दीजिए। उसके बाद इधर देखिए आप प्रेषक। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक कमी है, प्रेषक के बाद जो है कॉमा लगना चाहिए था। प्रेषक अनिल कुमार संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उसके बाद जहाँ पर ये खत्म होता है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेवा में कॉमा जिलाधिकारी कॉमा लखनऊ, उसके बाद फुल स्टॉप। होता क्या है, हम लोग जो है सिंपल उत्तर प्रदेश शासन लिख देते हैं, ये फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। और जो पत्र लेखन में नंबर कटते हैं वो यही होता है। लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा पत्र जो है ड्राफ्ट करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ अनुभाग आ जाएगा, आबकारी अनुभाग 2 लिखा हुआ है। इस तरफ इधर की मार्जिन पर लखनऊ यानी सबसे पहले स्थान लिखा जाएगा, फिर दिनांक 9 अक्टूबर 2020, जो भी दिनांक हो वो हम लिख देंगे। उसके ठीक नीचे जो है शासनादेश में विषय आता है, विषय लिख देंगे और विषय लिखकर जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। हमेशा ये पूर्ण विराम कॉमा इन चिन्हों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो है नंबर घटाने में या नंबर बढ़ाने में दोनों में जो है बहुत सहायक होते हैं, तो इसको कहीं भी मिस मत करिएगा। अब मुख्य भाग देखिए, महोदय कृपया। अब बहुत से लोग अशुद्ध हिंदी लिखते हैं उपरोक्त, लेकिन यहां क्या लिखा है उपर्युक्त, जो इसका सही शब्द है। तो यहां पर हमने जब पत्र का जो है मूल तत्व पढ़ रहे थे तो व्याकरण बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि आप लेखन में मतलब आपकी राइटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप जो है कंप्यूटराइज होता है, लेकिन राइटिंग का मतलब कहाँ पर है, आपके एग्जाम में है। मेंस की कॉपी में जितना अच्छा, जितना साफ सुथरा सुलेख में आप लिखेंगे, सभी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है ये मानते हैं, लेकिन जितना साफ लिखेंगे और चीज़ों को स्पष्ट लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सभी की राइटिंग अच्छी हो, लेकिन जितना आप साफ और अच्छा लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करें। और जो भी शब्द लिखें वो देख लीजिए कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो।
वर्तनी उसमें कहीं भी गड़बड़ ना होने पाए और जो सेंटेंस की फ्रेमिंग है उसमें भी कोई गलती ना हो। उसके बाद इसको जैसे मैंने कहा कि पहला जो पैरा होता है उसमें नंबर नहीं लिखते हैं, तो यहां भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। दूसरे पैरा जब आते हैं तो वहां पर दूसरे पैरे का नंबर डाल देते हैं। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, बहुत लंबा पैरा लिख दिया है, ठीक है। इसको और सरल किया जा सकता था, इसको 3 और 4 में तोड़कर भी लिखा जा सकता था। तो आप जब ड्राफ्टिंग कीजिए तो अगर बड़ा विषय है, मुख्य विषय बहुत बड़ा है, तो आप जितने चाहें उतने पैरा बनाएं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और पैरा बनने से जो है पत्र और अच्छा दिखता है। फिर आखिरी में जब हम लिखते हैं तो इस तरह से आप जो है कृपया तदनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें, या जो है क्योंकि इन्होंने इसको अलग क्यों लाए हैं दूसरे पैरे से, इसको कायदे से तीसरा पैरा बनाना चाहिए था और यहाँ से कुछ लेते हुए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक एक पैरा बना देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने दूसरा पैरा बहुत बड़ा कर दिया है, इसलिए इन्होंने जो है तीसरा पैरा ना बनाते हुए केवल एक लाइन जो है लास्ट में डाल दी है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें आप और अच्छे से समझेंगे। फिर भावदीय लिखने के बाद देखिए कॉमा लगाते हैं, हमेशा ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। आज्ञा से लिखा, कॉमा लगाया, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जो आपको पत्र लेखन में कोई नहीं बताएगा और यहीं पर नंबर जो है घटते बढ़ते हैं। जब नाम लिखना है तो उसको हमेशा अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे और आपको मेंस की कॉपी में किसी का नाम, कोई भी व्यक्तिगत चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी का नाम ना किसी का पता, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल शासनादेश है जो सरकारी वेबसाइट से लिया गया है, इसमें नाम है। नहीं तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, यहाँ पर हम का खा गा लिख देते, जो है कुछ भी जो है इस तरह से लिख सकते हैं, केवल जो है एक परिचयात्मक जो है उसका हो जाता। अब इस पत्र को पृष्ठांकित किया गया है, पृष्ठांकन करने में संख्या लिख दिया हमने, और अगर सेम लिखना है तो तद्दिनांक, और नहीं तो अगर यहां भी दिनांक लिखना होगा तो ये यहां पर आएगा, दिनांक 19 अक्टूबर 2020, ये यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्रतिलिपि करके, अब मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है, 4-5 लोगों को भेजना है, तब आप प्रतिलिपि लिखेंगे और उसके बाद नंबर 1 डालेंगे, यहाँ से नंबर 1 डालेंगे और उसके बाद इनका पूरा लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। लेकिन प्रतिलिपि में भी एक नियम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंडोर्समेंट में अगर आप 5 अधिकारियों को इंडोर्स कर रहे हैं कोई लेटर, तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है स्टेट के जो है गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर राज्यपाल का, उसके नीचे मुख्यमंत्री, उसके नीचे जो है मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर किसी विभाग का जो है कोई और अधिकारी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हायरार्की का आर्डर होता है, जो सबसे एक नंबर पे जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को जो है प्रतिलिपि में नाम या स्थान दिया जाता है। अब आपके सामने जो है एक लेटर है जो ड्राफ्टिंग, जब केवल आपसे ड्राफ्टिंग पूछी जाएगी कि आपको केवल ड्राफ्टिंग करनी है, तब आप जो है इस तरह सा लेटर बनाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सरकारी पत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जैसे जो हमने पीछे किया कि शासनादेश की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमने शासनादेश की सारी विशेषताएं बता दी। शासनादेश का प्रारूप निरूपण करिए या जो है उसका रेखांकन कीजिए। तो ये हो गया प्रारूप। अब इसको प्रारूप को अभी हम इसको टुकड़ों में भी आगे देखेंगे बड़ा करके। पहले आप जो है यहाँ पर एक जो है मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि ये प्रारूप जो है आखिर किस तरह से बना है, क्योंकि इसमें हमको विषय वस्तु नहीं लिखनी है, हमको चीज़ों को भरना नहीं है, केवल हमको जो है ड्रॉ करना है आउटलाइन। तो यहाँ पर जो है हमने बीचों बीच लिख देंगे सरकारी पत्र का प्रारूप, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे हमने पत्रांकों में देखा था, तो दाहिने हाथ पे सबसे किनारे जो है हमारा क्या आ जाएगा, पत्रांक आ जाएगा। पत्रांक लिख के हम डैश 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 जो है लगाकर जो है डॉट 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 लगाकर उसको
छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरफ उसी के पैरेलल प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक के बाद जो है ये कॉमा जरूर लगाना है। उसके बाद अगली लाइन में जहाँ खत्म कर रहे हैं वहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद और जहाँ पर फाइनल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखते अगर हम ओरिजिनल पत्र लिख रहे होते, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक है। ये भेजने वाले प्रेषक हो गए और उसके बाद जो है हमने उसको फुल स्टॉप लगा दिया। सेवा में किसको भेज रहे हैं, मान लीजिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को भेज रहे हैं, तो सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके बाद लखनऊ। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पदनाम जिस लाइन में आएगा उसमें और कुछ नहीं लिखा जाएगा। हम ये नहीं लिखेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ और बाद में फिर हम जो है कैसरबाग लखनऊ लिख दे नीचे, ऐसा नहीं है। जब आप पदनाम लिख रहे हैं या आप किसी का नाम लिख रहे थे, मान लीजिए डॉक्टर XYZ हमने यहाँ पर लिखा, तो उसके आगे हम यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं लिखेंगे, फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हम उसके नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाएंगे, फिर हम एक लाइन लेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे जो है क्या, लखनऊ, यानी प्लेस लिखेंगे। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर नाम नहीं यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ। तो उसके लिए हमने जो है सिंबॉलिक ये जो है डॉट लाइंस बना दी और लिखने के बाद ये फुल स्टॉप जरूरी है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुभाग। अब अनुभाग जो है चूंकि हमको प्रारूप लिखना है तो इसमें हमको कुछ भरना तो है नहीं, बस अनुभाग लिख के हमने डॉट 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 कर दिया। उसके अगेंस्ट यानी उसके सामने क्या पड़ेगा, इस तरफ जो है स्थान और दिनांक लिखा जाएगा और यहां पर भी डॉट 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 लगा के हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगली लाइन किस चीज की होती है, विषय। अब हमको विषय लिखना है तो विषय लिखा, उसके आगे जो है 2 बिंदी लगा दी और जो है डॉट डॉट डॉट, जहां तक हमको प्रायः विषय जो है 2 लाइन में आता ही है सरकारी पत्रों का। आप 1 लाइन भी यूज कर सकते हैं, वैसे 2 लाइन यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ड्राफ्ट भी अच्छा दिखना चाहिए और बड़ा दिखना चाहिए। फिर अब हमको जो है मेन लेटर की फ्रेमिंग पे आ गए। महोदय से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, तो महोदय लिखा, कॉमा लगाया, लाइन चेंज की, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लिखा। अब उसके बाद जो है हमने बात लिख डाली। ये कौन सा पैरा हो गया, ये पहला पैरा हो गया। यहां पर हमको पैरा नंबर नहीं डालना है। दूसरा पैरा जब हम स्टार्ट करेंगे, पहला पैरा खत्म हो गया। दूसरा पैरा जब हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम प्रस्तर कहते हैं यहाँ पर हिंदी में, तो वहां पर जो है 2 लिखकर फिर हम दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे। जब भी पैरा हम एंड करेंगे तो हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे हम प्रारूप में डॉट 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 ही क्यों लगा रहे हैं, लेकिन हम वहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे, जिससे ये पता चल जाए कि आपको ये पता है कि कोई भी लाइन जो पैरा में खत्म हो रही है उसके बाद फुल स्टॉप जरूर लगाया जाता है। इसी प्रकार दूसरे में हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी। मान लीजिए हमने पत्र में किसी और पत्र का हवाला दिया है जो हमको इसके साथ अटैच करके भेजना है, उसको हम क्या कहते हैं, संलग्नक कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। तो संलग्नक और संलग्नक के लिए कई शब्द लिखे जाते हैं, कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो, तो संलग्नक में अगर हमको लिखना है तो एक शब्द होता है यथोक्त, यथोक्त, जो हमने यहां पर लिखा है। यथोक्त जो है इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी तो है ही है ये, इसका अर्थ क्या होगा, यथा उक्त, यानी जैसा कि यहां कहा गया है। कहां पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यानी ऊपर जो लेटर में वर्णन किया गया है उस तरह का संलग्नक लगा हुआ है। या उपरोक्तानुसार, उपरोक्तानुसार यानी जैसा हमने ऊपर वर्णन किया है उसके अनुसार ही संलग्नक उपरोक्तानुसार भेजा जा रहा है। तो आप इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ओरिजिनल लेटर ये होता है, मान लीजिए हम किसी सिचुएशन पे लेटर लिख रहे होते और उसमें हमको संलग्नक लगाना होता, तो हम यहाँ पर उपरोक्तानुसार लिख के ब्रैकेट में ये भी लिख देते
कि वो संलग्नक है क्या, मतलब जो पत्र हम लगा रहे हैं इसके साथ, या जो भी हम इसके साथ जो है अटैचमेंट लगा रहे हैं, उसके बारे में पूरा विवरण, उसका पत्र संख्या, पत्र का दिनांक, या कोई लिटरेचर है तो उसके बारे में, कोई किताब है, कोई पत्रिका है, जो भी है तो उसके बारे में यहाँ ब्रैकेट में हम जो है विवरण लिख देते। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का, हमने संलग्नक के बारे में बता दिया। अब इधर क्या आएगा, अब इधर आपको लिखना है भवदीय, कॉमा, हस्ताक्षर यहाँ पर किसी का होगा नहीं, तो यहाँ पर हा लिख के जो है इस तरह से एक डंडी खींच दी जाती है। इसको कुछ लोग अपठित लिखते हैं, हस्ताक्षर अपठित, यानी हस्ताक्षर जो है यहाँ पर किया हुआ समझा जाए, मतलब वो पठनीय नहीं है। और ब्रैकेट में अधिकारी अपना नाम लिखता है जो पत्र भेज रहा है, तो यहाँ पर हम का, खा, गा लिख देंगे सिंपली, जो है किसी का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेंस की कॉपी में। उसके बाद पदनाम लिखा जाता है, तो पदनाम लिख के डॉट 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 लगाकर हम ये छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर हम इसका पृष्ठांकन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो है एक सरकारी पत्र बना रहे हैं तो अधिकांश पत्र जो है पृष्ठांकन होते ही हैं, तो पृष्ठांकन कर देंगे तो और अच्छा आपका लेटर लगेगा। पृष्ठांकन करने के लिए यहाँ पर आप पृष्ठांकन संख्या लिख सकते हैं, पृष्ठांकन संख्या लिखेंगे। उसके बाद कोई भी आपको पत्र संख्या तो डालनी नहीं क्योंकि ये सिंबॉलिक है, तो डॉट 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 लगा कर छोड़ दिया। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पीछे बताया था तद दिनांक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर दिनांक को अलग से मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। उसके बाद अब हमको मान लीजिए 4 लोगों को यही पत्र भेजना है, तो प्रतिलिपि हमने लिखा, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मतलब अब ये सबके लिए कॉमन हो गया कि जिसको जिसको भेज रहे हैं उसको सूचनार्थ भी है और उनके लेवल से जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए वो जो है वहाँ पर होनी है। तो अब यहाँ पर जो है किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 लिख के डॉट 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 लगाकर जो है इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन हमेशा फिर मैं कहूँगा आपको कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आप ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर ऊपर हमने भौदीय लिखा था, नीचे अधिकारी चूंकि दूसरा होता है, सेम भी होते हैं लेकिन अधिकांशता जो है ये होता है कि जो पृष्ठांकन करता है वो हमेशा जो है ऊपर साइन करने वाले से जो है थोड़ा सा लोअर जो है पोस्ट का जो है अधिकारी होता है, सबऑर्डिनेट होता है उसका। तो यहाँ पर वो जब लिखता है तो आज्ञा से लिखता है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर वाला बात हो गई। फिर काखा गाघा हमने लिख दिया, नाम की जगह पे ब्रैकेट में बंद कर दिया, पदनाम लिख दिया। ये हमारा जो है सरकारी जो लेटर है, यानी शासनादेश। सरकारी लेटर तो बहुत सारे हैं, हम विशेषकर यहाँ पर शासनादेश पढ़ रहे हैं, तो ये शासनादेश की फॉर्मेटिंग हो गई है। अभी इसको हम एक एक भाग को भी आगे फिर से जो है तोड़ तोड़ के देखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट चीज़ जो आपको बताना जो है जरूरी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमेशा लेटर जो है इस मार्जिन के सहारे लिखा जाता है, यानी बाएं मार्जिन के सहारे, ना कि दाएं मार्जिन के सहारे। आपकी कॉपी जो है, मान लीजिए ये मेंस की आपकी कॉपी है, इधर ये मार्जिन बना हुआ है, इधर ये वाला मार्जिन बना हुआ है, ऊपर नीचे भी मार्जिन होता है उसमें, तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं बनाने की, लेकिन मैं साइड मार्जिन से आप समझ जाइए। तो आपको इस मार्जिन से लेके चलना होता है, मतलब सब कुछ जो है एक अलाइनमेंट में आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने प्रेषक यहाँ लिखा है और महोदय आप यहाँ से शुरू कर दें और उसके बाद जो है पृष्ठांकन आप यहाँ पे शुरू कर दें, ऐसे ऐसे। आपको हर चीज को इधर से अलाइन करके चलना है। नंबर जो कम मिलते हैं, मैं एक एक बिंदु वही बता रहा हूं आपको कि क्या गलतियां जो है लोग करते हैं। आप जब अलाइन करके चलेंगे तो लेटर जो है बिल्कुल असली की तरह बहुत अच्छा दिखेगा और एक सीधी उसमें दिखेगा और क्रमबद्ध दिखेगा। इधर उधर भागता हुआ लेटर नहीं होना चाहिए। हमेशा इस मार्जिन से अलाइन करिए इसको, सब चीज़ों को। जहाँ पर महोदय लिखा है उसी की सीध में संलग्नक आना चाहिए, उसी की सीध में पृष्ठांकन आना चाहिए, वहीं सेवा में आना चाहिए और वहीं प्रेषक आना चाहिए। ये जो है जो अलाइनमेंट है इसका लेफ्ट और राइट वाला, विशेषकर यहाँ पर आपको लेफ्ट से मिलाना है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का ध्यान रखिए। जब ये एक सीधा सीधा पत्र दिखेगा
तब आपका ड्राफ्ट बहुत अच्छा दिखेगा। और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो जो हमने पीछे ड्राफ्ट देखा वो यही है, प्रेषक, ठीक उसी तरह से सेवा में अनुभाग लिख के डैश डैश, स्थान दिनांक, ऊपर उधर जो है पत्रांक। हमेशा यह ध्यान रखिएगा जब जीओ बनाएंगे तो आपका पत्रांक यहीं पर आएगा, क्योंकि हर लेटर में पत्रांक अलग होता है। अधिसूचना आप लिखेंगे, कार्यालय ज्ञाप लिखेंगे तो पत्रांक यहाँ पर आएगा, लेकिन जब जीओ बनाएंगे तो आप जो है पत्रांक वहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्रेषक, ये सेवा में, उसके बाद जो है अनुभाग, स्थान दिनांक, ये विषय आ गया, 2 लाइन रखिए, अच्छा रहता है, देखने में लगता है। महोदय लिख के मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, के बाद जो है डैश डैश सॉरी डॉट 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 लगाकर जो है इस पैरा को कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। दूसरा पैरा पिकअप कीजिए, तो यहाँ से शुरू करिए और यहाँ पर जो है इसको कर दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर जो है, जैसे कि आप लोग अगर कंप्यूटर में टाइप करते होंगे कोई लोग, तो यहाँ पर टैब लगा दिया जाता है जब पैरा चेंज करते हैं। यहाँ पर पैरा चेंज में जो है पैरा चेंज वाली फीलिंग नहीं लानी है। पैरा चेंज में हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, मान लीजिए हम यूं लिख रहे थे, तो इस तरह से हम लिख रहे थे, तो जब अगला पैरा हम लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं दूसरा पैरा। तो ये नहीं करना है आपको, जो है दूसरा पैरा यहीं से लेना है जहाँ से पहला पैरा शुरू हुआ है। पहला पैरा यहाँ से भले शुरू हुआ होगा, लेकिन दूसरा पैरा भी जो है आपको लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू करना है, यानी इसी के अलाइनमेंट में शुरू करना है। पहला पैरा तो अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरा पैरा जो है लेफ्ट अलाइन करते हुए ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये समझ गए आप, आगे चलते हैं। संलग्नक वगैरह लिखने के बाद भौदीय हस्ताक्षर के लिए बना दीजिए सिंबल, ब्रैकेट में काखा का घात लिख दीजिए, पदनाम लिख के डैश डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। और यहाँ इसके बाद जो है पृष्ठांकन संख्या, यहाँ पर जो है पृष्ठांकन संख्या लिख के दिनांक, फिर प्रतिलिपि। उसी तरह से अगर 4 लोग को करनी है, 2 लोग को करनी है, जरूरी नहीं है कि आप 4 लोग को करें, आप अपने लेटर में 2 लोग को बना सकते हैं कि या केवल एक ही को बना सकते हैं। अगर एक को बनाएंगे तो आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है, निम्नलिखित को सूचनार्थ शब्द नहीं लिखना है। निम्नलिखित में मतलब तभी हम लिखेंगे जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए हमको करना हो, नहीं तो हम सीधे सीधे लिख देंगे। तो अगर हमको एक ही जो है अधिकारी को या एक ही जो है विभाग को, जिसको भी भेजना है, अगर वो एक ही है तो निम्नलिखित को हम हटा देंगे यहाँ से। निम्नलिखित की जगह हम क्या करेंगे, प्रतिलिपि के बाद निम्नलिखित को हटाते हुए डॉट 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 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित। फिर ये सब जो है यहाँ पर 3-4 के लिए जो हमने बनाया उसको छोड़ दीजिए, और तब प्रेषित के बाद जो है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर जो सेम है, लेकिन यहाँ पर जब आप ऊपर भौदीय लिखते हैं तो नीचे आज्ञा से लिखना चाहिए। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में, पदनाम। ये जो है हमारा एक लेटर का जो है ड्राफ्ट पूरा हो गया। तो इसको आप जो है खुद भी बना के देखिए, आपको पीडीएफ में मिल रहा है, लेकिन इसको आप जो है 2-3 बार जो है बना कर देखिए और कुछ चीज़ों में बदलाव भी करके देखिए। ज़रूरी नहीं एक सेट पैटर्न से ही आप बनाइए, लेकिन आप जो है मार्जिन का ध्यान रखिए। जब आप लेटर बनाने चलें तो आप सबसे पहले मेंस की कॉपी जिस तरह से होती है उस तरह से दोनों साइड जो है मार्जिन को मोड़कर या एक जो है पेंसिल से निशान बना दीजिए। लगभग 2-2 इंच का जो है दोनों तरफ से जो है गैप छोड़ दीजिए, और बीच में जो है आप यहाँ पर इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लेटर को कोशिश करिए कि आपका जो लेटर का ड्राफ्ट हो वो एक ही पन्ने पे बन जाए, क्योंकि मज़ा नहीं आता है कि पृष्ठांकन अगले पन्ने पर जा रहा है। तो पूरा प्रयास करिए कि यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप जो है पन्ने पर यहाँ तक ख़त्म कर दें। अब आपको अभ्यास क्या करना है, अभ्यास के लिए जो है यहाँ पर मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ जो इस वीडियो पर आधारित है, इस लेक्चर पर आधारित है। क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जो पढ़ते जाइए उसको फाइनल करते जाइए और उसको जो है 15-20 दिन बाद रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि जो है आपकी वो परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, सरकारी पत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शासनादेश का प्रारूप अंकित कीजिए।
ठीक है। आपको सरकारी पत्र की विशेषताएं सब मैंने बता दी, इस पीडीएफ में भी आपको दी जा रही हैं, लेकिन उसको पढ़ के अपने मन से जो है सरकारी पत्र की 5-6 विशेषताएं, जो मूलभूत विशेषताएं हैं, उसको लिखिए और एक प्रारूप बनाइए, जो प्रारूप अभी मैंने आपको दिखाया। दूसरी मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, यहां पर 2 लिखना चाहिए था, सॉरी। दूसरा जो है क्वेश्चन एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? उत्तर प्रदेश में अभी जो है खरीफ फसलों की कटाई चल रही है। प्रायः किसान फसलों के अवशेष, जिसको पराली कहते हैं, उनको खेतों में ही जला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आसान होता है, कटाई हुई, वहीं पर जो है जो उसका अवशेष बचते हैं खेत को, उसमें आग लगा दिया, लेकिन उससे जो है प्रदूषण होता है, वातावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इससे वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जबकि सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि सरकारी किसान उपज केंद्र जो होते हैं, उन पर राज्य सरकार ने पराली खरीदने की व्यवस्था कर रखी है और उसके बदले किसानों को कुछ पैसा दिया जाता है, क्योंकि पराली का उपयोग सरकार जो है कुटीर उद्योगों में कर लेती है, तो कुछ निश्चित धनराशि दी जा रही है। अब आपको करना क्या है? आपको अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए एक पत्र का आलेख लिखना है, जिसमें जिलाधिकारियों को ये निर्देश हो कि वे ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसान खेत में पराली ना जलाएं तथा सरकारी खरीद केंद्र पर ही पराली का क्रय करें। अब इसका एक मैं आइडिया दे देता हूं कि आपको ये लेटर किस तरह से बनाना है, और जब हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो इसका हम आपको जो है एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार करके दिखाएंगे। तो आप जो है मैच कर लेंगे कि आप जो है आपने जो बनाया है वो कितना अच्छा है और उसको कितना और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो पत्र संख्या और इत्यादि इसमें तो आप जानते हैं, इसको ब्लैंक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रेषक पता है, प्रेषक कौन है? अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक है। सेवा में आपको क्या लिखना है? समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, ये सेवा में हो गया, उत्तर प्रदेश के सारे जिलाधिकारी इसमें संबोधित हो गए। विषय आपको इसमें से खुद पढ़ के समझना है, पराली से ही संबंधित है, तो विषय आप खुद ड्राफ्ट करें। उसके बाद महोदय करके जो है पहले बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड क्या है कि इस समय जो है खरीफ फसलों की कटाई चल रही है, खरीफ फसलों की कटाई चल रही है, तो संज्ञान में आया है कि जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फसलों का जो अवशेष है, जिसको पराली कहते हैं, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे जो है जिले में, पूरे प्रदेश में जो है वायु प्रदूषण फैल रहा है। खासकर आप दिल्ली हरियाणा में ये समस्या सुनते रहते हैं, तो वायु प्रदूषण फैल रहा है और जो घातक स्तर तक पहुंचने का एक अनुमान लग रहा है, तो इसलिए जो है इसको रोका जाना नितांत आवश्यक है। दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी खरीद केंद्र हैं कृषि उपज के, उन पर एक व्यवस्था कर रखी है कि आप जो है अपनी पराली को वहाँ बेच दीजिए और जो है आप उनसे जो है सरकार आपको कुछ पैसा भी दे देगी। तीसरी चीज़ जो है, सरकारी जो खरीद केंद्र हैं, आपको ये भी निर्देशित करना है कि वो ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करें कि कोई किसान जो है अगर बेचना चाहता है तो उसको जल्दी से जल्दी भुगतान हो, तुरंत भुगतान हो, और अगर किसी किसान के पास जो है आवागमन की दिक्कत हो तो उसकी भी व्यवस्था जो है कुछ सरकारी स्तर से देख ली जाए। तो जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया आपको उसमें बंद के चलना है, आप जो है कुछ और अपने मन से जो है निर्देशों में शामिल करते हुए जो इस समस्या के समाधान के लिए बहुत अच्छे विकल्प हों, उसको इसमें लगाते हुए आप लिखेंगे। अब इसमें आप जो है पृष्ठांकन भी कर सकते हैं। पृष्ठांकन किसको करेंगे? आप जो है, आपने जिले के जिलाधिकारी को तो पत्र ही लिखा है, तो आप जो है प्रमुख सचिव कृषि विभाग को पत्र लिख दीजिए। और उसके अलावा अब इसमें आपको पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। भाई आग लग रही है कहीं पर और वो आग भयानक ना हो जाए, तो अग्निशमन विभाग को भी सूचना होनी चाहिए, गृह विभाग को भी सूचना होनी चाहिए, और आपकी समझ से और कोई विभाग जो है जिसको इसकी सूचना होनी चाहिए, उसको भी आप जो है पृष्ठांकन में डाल दीजिए। तो ये जो है आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। मैंने आपको जो है एक आइडिया दे दिया है, और ये ड्राफ्ट पे जो है आधारित एक लेटर हम अगले लेटर में, अगले उसमें देखेंगे, जिससे अगर आपने ये ड्राफ्ट अच्छे से बना लिया तो समझ लीजिए कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया है
और आप जो है कोई कमी नहीं करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन के साथ बात करेंगे। पहले वाले में कोई सोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको इस पीडीएफ में जो आपको दी जा रही है इस लेक्चर की उसमें ही है। बस उसको आपको अपने शब्दों में लिख के और अपने हिसाब से बनाना है। इसमें जो है आपको मैं एक सोल्यूशन के तौर पे आपको जियो बनाकर भी दिखाऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।